नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश भर में नए साल की धूम, सुबह से मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी नए साल की शुभकामनाएं। देश में आज से शुरू हो रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का पहला चरण। छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक ही मंच पर मिलेंगे हजारों शोध और लेख। नए साल पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। झूठ बोलने की आदत छोड़ने समेत 5 संकल्प लेने का किया आह्वान। नए साल पर उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में और गिरेगा पारा। और नए साल में शेयर बाजार की सपाट शुरुआत। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 14.50 रुपए की कमी। तो आपको बता दें कि साल के पहले दिन श्रद्धालु दर्शन करने के लिए देश के प्रसिद्ध मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि पहले दिन दर्शन करने से साल भर भगवान का आशीर्वाद भक्तों को मिलता है और इसीलिए आज नए साल के पहले दिन सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगने लगा है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं देश के अलग अलग शहरों से और मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। वहीं मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी सुबह से लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। तो वहीं पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में भी भक्त साल के पहले दिन दर्शन करने के लिए पहुंचे। नववर्ष के अवसर पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मंदिर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु भगवान के दर्शन, पूजा और आरती में शामिल होने के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। वहीं बनारस के अस्सी घाट पर भी भक्तों का तांता नजर आया। मां गंगा के दर्शन और उनकी आरती के लिए साल के पहले दिन ही भक्त गंगा किनारे नजर आए।
नववर्ष के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 सभी के लिए खुशियां, सद्भाव और समृद्धि लेकर आए। इस अवसर पर आइए हम भारत और विश्व के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। नववर्ष के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि 2025 में प्रवेश की सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई। यह हमारे गणतंत्र की यात्रा का एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ है। यह वर्ष हमारे संविधान की शताब्दी की अंतिम तिमाही में प्रवेश का प्रतीक है। 2047 में विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए हमारे संविधान निर्माताओं के सपने को साकार करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का समय है। आइए हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें। राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के संकल्प के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषण करें। सभी को एक सुखद और उद्देश्यपूर्ण नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं। तो नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2025 की शुभकामनाएं। ये वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लेकर आए। सभी को बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां पर इस समय प्रेस वार्ता हो रही है। नमस्कार साथियों, हैप्पी न्यू ईयर। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। देखिए, हमारे सुल्तान साहब जो हैं शीश महल के, कई नाम हैं उनके, फर्जीवाल हैं, नटवरलाल हैं, लेकिन वो ऐसे गिरगिट हैं जो रंग बदलने में माहिर हैं। और इस गिरगिट के बदलते रंग, कभी नीला पीला, कभी हरा, तो कभी भगवा के संग, तो बहुत कुछ हो रहा है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से मैं समझती हूँ कि जब स्थिति ऐसी हो जाए और पानी सर से ऊपर चढ़ जाए, तो अरविंद केजरीवाल कहते थे बस रायता फैलाओ। तो इतनी गंदगी कर दो, इतना छीछा लीदर कर दो कि कुछ भी लॉजिक, तर्क, तुक, तरीका ना बचे। इतनी बातें कहने को हैं। मैं गुजारिश करूंगी हमारे भाई सुधांशु जी से, आपके समक्ष कुछ और चीजें रखें। मतलब ये इसकी सिलसिलेवार ये जो सीरीज है चलती रहेगी। मित्रों, आज 1 जनवरी है। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। और 2024 का वर्ष गुजर चुका है और यह वर्ष भारत की राजनीति और विश्व में एक अद्भुत, विस्मयकारी, सुखद और विचित्र अनेक प्रकार के स्मृतियां छोड़ गया है। 2024 में जहां एक तरफ श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 500 वर्षों के बाद, 60 वर्ष के बाद देश में लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को सरकार बनाने का मौका मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संविधान ने 75 वर्ष पूर्ण किए और हम पूरे वर्ष में फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में से एक रहे। परंतु उसी के साथ
एक विचित्र संवैधानिक उदाहरण भी इस 2024 में देश ने देखा, जब जेल से रहकर एक मुख्यमंत्री ने सरकार को चलाया। पहली बात यह भी स्पष्ट हो कि ऐसा नहीं कि केजरीवाल जी जेल जाने वाले पहले मुख्यमंत्री थे जिनके ऊपर आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। इससे पूर्व में भी शिबू सोरेन जी, मधु कौड़ा जी, लालू प्रसाद यादव जी, जयललिता जी, करुणानिधि जी, ये सब पद पे रहते हुए लोग गए, परंतु कम से कम लालू प्रसाद यादव जी ने भी इतनी मर्यादा रखी थी कि पद छोड़ दिया था नैतिकता के आधार के ऊपर। परंतु 2024 में एक ऐसा विस्मयकारी और विचित्र उदाहरण देश को देखने को मिला कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पद नहीं छोड़ा, और उससे बड़ी बात, जेल में रह के पद नहीं छोड़ा और जेल से बाहर आके पद छोड़ दिया। इसीलिए जो उनकी विचित्रता है वो अपने आप में इतनी विस्मयकारी है कि किसी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज हम आपके सामने, चूंकि अब नया वर्ष आया है, इस अंग्रेजी नए वर्ष में नित नए रूप और नित नए स्वांग रचने वाले पार्टियों में कोई और नया चित्र विचित्र उदाहरण देखने को मिले, उससे पूर्व हम याद दिलाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं, और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया, और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ आज 10 पॉइंट बताना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने कहे थे और उसका यथार्थ क्या है। उन्होंने कहा था कि जो लटकते हुए तार हैं, अनसेफ इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे वो मुक्त कर देंगे। आज ये सवाल इसलिए है कि 10 साल उनको सरकार में हो गए, उससे पहले भी 2013 में भी उनकी सरकार रही थी। तो 10 साल से अधिक रहने के बाद दिल्ली में लटकते हुए बिजली के तारों की स्थिति यह है कि 26 वर्ष का एक नवयुवक 23 जुलाई 2024 को उन लटकते हुए बिजली के तारों की भेंट चढ़ गया। दूसरा, उन्होंने दावा किया था कि 24 आवर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देंगे, और अभी जब गर्मी आया तो लोगों ने देखा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में किस ढंग से पानी को लेकर हाहाकार था, और पत्रकारों ने भी जाके देखा। चलिए, आप नेताओं की बात पे, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बात पे विश्वास न करें कि वो उसमें किस प्रकार की दुर्गंध आती थी जिस पानी का प्रयोग करना पड़ता था। फिर इन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देंगे, यह दावा किया। और इतना ही नहीं, याद करिए, इनके मुंह से निकल गया था दुनिया का सबसे बड़ा अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना कितना मुश्किल है। छपवाना शब्द था, कोई जाके उस बाइट को चेक कर सकता है। तो पहले तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह नहीं पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है जापान का यमुनो शुमरी, और अमेरिका का भी सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, अमेरिका का सबसे बड़ा है यूएसए टुडे। खैर, इस अत्यधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ने कहा छपवाना कितना मुश्किल है, और हकीकत क्या थी कि हाई कोर्ट हैज रिप्रिमांडेड दैट द फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम, और इसमें कई चीजों को लेकर कोर्ट ने अप्रसन्नता जाहिर की। यानी दावा ये और वास्तविकता ये। फिर इन्होंने कहा मेडिकल ट्रीटमेंट को बहुत इंप्रूव करेंगे, और वास्तविकता ये थी कि कोविड के दौरान क्या हाहाकार मचा, और उस हाहाकार के ऊपर ध्यान देने की बजाय प्रचार के ऊपर सारा ध्यान था। आप सबको याद हो कि मोहल्ला क्लिनिकों में जो भ्रष्टाचार की चीजें प्रकाश में आई, जिसमें एक प्रकरण ऐसा था कि एक दिन में 539 लोगों का निस्तारण हुआ, जबकि मोहल्ला क्लिनिक 9 बजे से लेके 1 बजे तक 4 घंटे में चलती है। 240 मिनट में 539 लोगों का निस्तारण, मतलब 20 सेकंड के अंदर डॉक्टर ने मरीज को देख भी लिया, असेसमेंट कर भी दिया, पर्चा लिख भी दिया, और दवा मिल भी गई। और कौन सी ऐसी मोहल्ला क्लिनिक थी जिसकी इतनी कैपेसिटी थी कि सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएगी 539 लोग आके कहां खड़े हो गए थे। यह यथार्थ था।
उसके बाद उन्होंने कहा पोल्यूशन फ्री इंवायरमेंट देंगे। आज स्थिति यह है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह इस समय जाड़े का मौसम चल रहा है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि हम उनको शुभकामना भी देते हैं। केजरीवाल जी का स्वास्थ्य बेहतर हो गया है। मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस चीजें नजर आती थी, मगर दिल्ली की आबो हवा की सेहत बहुत खराब होती चली गई है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो कूड़े के ढेर, यानी ये छठा पॉइंट है, कूड़े के ढेर, इनको समाप्त करेंगे। और आज स्थिति यह है कि कूड़े के ढेरों की हाइट बढ़ रही थी। कुतुब मीनार से कुछ मीटर की दूरी के ऊपर, कुछ थोड़ी दूरी के ऊपर जो कूड़े का ढेर है, उसकी हाइट ऐसा समाचारों में आया कि 8 मीटर तक बढ़ गई है। सातवां दावा, दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएंगे। और भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण, जहां किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री आवास में उसी पार्टी की महिला सांसद की पिटाई की गई और आरोप लगा मुख्यमंत्री के ओएसडी पर। पूरे भारत में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मायावती जी के ऊपर स्टेट गेस्ट हाउस कांड में हमला हुआ था, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, हो तो विरोधी दल था। यहां तो सत्ताधारी दल की, अपनी पार्टी की महिला के साथ। और जो कुछ महिलाओं के साथ अन्य चीजें हो रही हैं, वो किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। जो चीज इनके अधिकार में, ये कहते हैं ना कानून व्यवस्था अधिकार में नहीं, अरे भाई मुख्यमंत्री आवास के अंदर की सारी व्यवस्था तो आपके अधिकार में थी और मांगने पर सीसीटीवी भी नहीं थे। अब आप देखिए, अगला इनका था कि कच्ची कॉलोनीज जो हैं उनको बेसिक इम्यूनिटी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे युक्त कर देंगे। संगम विहार में जिस प्रकार की चीजें देखने को मिली, उससे बहुत साफ है कि यह दावा बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर चूर चूर होता नजर आ रहा है। फिर इन्होंने ये कहा था कि जो झुग्गी झोपड़ी के में रहने वाले लोग हैं, उनको स्थायी आवास देंगे। आज 1 दशक पूरा होने के बाद भी ये दावा सिर्फ हवाई दावा है, जबकि प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से चलने वाली योजना में 3024 फ्लैट्स अब तक कालकाजी एरिया में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दिए जा चुके हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो वो कहते हैं वो कभी नहीं करते। अब यमुना की सफाई, आप सभी को पता है, उनका वीडियो भी अवेलेबल है कि यमुना की सफाई कैसी करेंगे, कि वो नहा के दिखा देंगे। और आज स्थिति है कि वो पास जाने में भी हिचकते हैं। यमुना की झाग वाली फोटोएं आप सब ने देखी। अतः ये 10 पॉइंट हैं जो हम लोगों ने कहे कि केजरीवाल जी के दावे। 1, बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, पांचवा पर्यावरण प्रदूषण, छठा गंदगी के ढेर, सातवां महिला सुरक्षा, आठवां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज, और 9वां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान, और 10वां यमुना की सफाई। ये तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। देखिए, नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे, मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा, इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी, और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। सोचिए, डिप्टी सीएम, सीएम एंड लीडर ऑफ द हाउस इन लीडर ऑफ द पार्टी इन पार्लियामेंट, तीनों। अच्छा, और देखिए अलग अलग प्रकार के आरोप, ऐसे आपने विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा होगा। ये तीनों शराब के घोटाले में गए, तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हवाला के मामले में, अमानतुल्लाह खां वक्फ बोर्ड में घोटाला करने के मामले में, तो अभी अभी इनके एक नरेश बालियान जी माफिया के साथ लिंक के मामले में, तो बहुत पहले इनके एक मिस्टर तोमर थे जो फर्जी डिग्री के मामले में, और यहां तक कि इनके एक विधायक के ऊपर यह भी आरोप था, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया, हम नहीं कह रहे हैं कि वो अपने कुत्ते से कटवाते थे। तो मुझे लगता है कि इतने प्रकार के विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप इतने कम कालखंड में किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं लगे होंगे, जिसका उदाहरण आम आदमी पार्टी ने प्रस्तुत किया है। और पंजाब में इनके 2 मिनिस्टर जो हैं वो
आरोपित हो चुके हैं और मुख्यमंत्री के ओएसडी के ऊपर अपनी पार्टी की सांसद के साथ मारपीट का उदाहरण आपको खूब सर्च करिएगा, मुझे लगता है भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। इसलिए हम बहुत साफ साफ ये बात कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता अब नित बदलते हुए इस स्वांग को पूरी तरीके से समझ चुकी है और इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के लिए और उनके संयोजक केजरीवाल जी जो कवच ला रहे हैं, वो कवच में तो लगता प्लास्टिक के बराबर भी स्ट्रेंथ नहीं है। और आप यह भी बात समझिए, ये नई राजनीति क्या है? नई राजनीति नहीं है, वही पुरानी कांग्रेस वाली राजनीति है। वहां सुपर पीएम सुनते थे, यहां सुपर सीएम है। वहां भी प्रधानमंत्री कार्यालय से सत्ता नहीं चलती थी, यहां मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं चलती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आज देश की राजनीति में प्रामाणिकता की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए ने प्रस्तुत किया है। आज भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रमाण केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। धन्यवाद। तो भाजपा की प्रेस वार्ता देख रहे थे आप। भाजपा मुख्यालय से सिलसिलेवार तरीके से आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार करते हुए कई सारे वादे गिनाते हुए जो कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले आम जनता से किए थे और उनको पूरा नहीं किया, तमाम उन वादों का जिक्र किया और गिरगिट की संज्ञा दी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को। बोले रंग बदलने में माहिर हैं वो, जेल में रहकर भी पद नहीं छोड़ा और नई राजनीति करने के लिए आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से लिप्त हो गए वो दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि जो कहा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उसे कभी भी पूरा नहीं किया, चाहे फिर लटकते हुए बिजली के तारों का मामला हो या फिर 24 घंटे पीने के पानी की उपलब्धता का मामला, इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। दिल्ली की महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं, यहां तक कि जो सीएम आवास है उसमें भी महिला के साथ जिस प्रकार से व्यवहार होता है वो एक मिसाल बन गया है। उन्होंने कहा कि कच्ची कॉलोनियां जिसका वादा करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे वो भी पक्की नहीं हुई हैं। यमुना की सफाई की बात की जाए तो वो भी नहीं हुई है। तमाम वादे सिलसिलेवार तरीके से गिनवाए और बताया कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है और इस मामले में भाजपा का ये मिसाल है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने चालू वित्त वर्ष के दौरान वैश्विक कॉफी निर्यात बाजार में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। भारतीय कॉफी ने पहली बार $1 अरब मूल्य के निर्यात आंकड़े को पार किया है। वित्त वर्ष 2024 में अप्रैल से नवंबर के बीच की जो भारत का कॉफी का निर्यात बढ़कर $1,147 बिलियन के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में $804 मिलियन था। ये पिछले वर्ष की तुलना में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2011 की समान अवधि के दौरान निर्यात से लगभग दोगुना है, जो $460 मिलियन था। भारत की शीर्ष निर्यात इस साल अप्रैल और नवंबर के बीच यूरोपीय संघ में हुआ था, जिसमें कुल कॉफी निर्यात का लगभग आधा हिस्सा इटली, बेल्जियम और जर्मनी का था। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण गंतव्यों में रूस, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हैं, जिनका कुल निर्यात में लगभग 20% का योगदान है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक कॉफी के सबसे बड़े उत्पादक ब्राजील में भी रोबस्टा की पैदावार शुरुआती अनुमानों से नीचे गिर गई है। ब्राजील का कॉफी बीन निर्यात 2.6 मिलियन बैग घटकर 40.5 मिलियन होने का अनुमान है। तो दूसरी ओर वैश्विक पटल पर दूसरे सबसे बड़े कॉफी उत्पादक वियतनाम ने भी कम उत्पादन का अनुमान लगाया है। यूएसडीए के अनुसार हालांकि वियतनाम का कॉफी उत्पादन जो है 2.6 मिलियन और उम्मीद है कि फिर भी ये रिकॉर्ड जो है 2021-22 के रिकॉर्ड फसल से काफी नीचे रहेगा। तो भारत का कॉफी निर्यात बढ़कर 1146.9 मिलियन डॉलर पर पहुंचा है। भारतीय कॉफी इटली, बेल्जियम और जर्मनी तक भी पहुंच रहा है। विश्व में कॉफी निर्यात जो है भारत का वो काफी बढ़ रहा है। वैश्विक पटल पर भारतीय कॉफी की धमक है। रूस, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका है भारतीय कॉफी के सबसे बड़े आयातक। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें देश में 21वीं पशुधन जनगणना जारी है जो अक्टूबर 2024 से शुरू होकर फरवरी 2025 तक पूरी होगी। इस पशुधन जनगणना में 30 करोड़ से ज्यादा घरों को शामिल किया जा रहा है और इसे पूरा करने के लिए 1 लाख से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित कर फील्ड में उतारा गया है। इस 21वीं पशुधन जनगणना का मकसद ऐसे आंकड़े उपलब्ध करवाना है जिनसे सरकार को पशुधन पालन, नस्ल प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता से जुड़े फैसले लेने में मदद मिलेगी। आप देखिए इसी से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत में पहली पशुधन जनगणना साल 1919 में हुई थी, जिसके बाद हर 5 वर्ष में इसे किया जाता है। देश में अब तक 20 पशुधन जनगणनाएं हो चुकी हैं और 21वीं जनगणना अक्टूबर 2024 से शुरू होकर फरवरी 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। 200 करोड़ रुपए के बजट से जारी 21वीं पशुधन जनगणना को पूरा करने के लिए 1 लाख से ज्यादा कर्मी लगे हैं, जो गांव और शहर में घर घर जाकर पशुधन से जुड़े आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। 21वीं पशुधन गणना उत्पादकता बढ़ाने, पशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और ग्रामीण समुदायों को समर्थन देने के अवसरों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापक और विश्वसनीय डेटा सुनिश्चित करके यह गणना सरकार को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी, जो विकास को बढ़ावा देगी और पशुपालन करने वाले किसानों और ग्रामीण लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। हमारा इस सेक्टर में मुख्य उद्देश्य ये है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, हम मार्केट्स तैयार करें। हमको ये पता हो कि कहाँ पर कैसा मार्केट है, कहाँ पर बायर्स मार्केट है यानी कि सप्लाई बहुत है, कहाँ पर बिक्री ज़्यादा हो सकती है। और उसके साथ साथ में हम लोग प्रयास ये भी करते हैं इन डेटा के माध्यम से
कि हम अपने स्कीम्स को बनाएं। किस क्षेत्र के लिए किस प्रकार की स्कीम बने, ये भी इस पशुगणना का बहुत बड़ा योगदान होगा। पशुधन जनगणना को लेकर सबसे बड़ा मिथक है कि पशुपालकों पर टैक्स लग सकता है। दूसरा मिथक है कि पशुपालन से संबंधित एकत्रित किए गए डेटा का दुरुपयोग हो सकता है, पशुधन को जब्त या उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सभी पशुपालकों, किसानों और ग्रामीणों को ये समझने की जरूरत है कि इस गणना से अच्छी नस्लों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद होगी, पशुओं को होने वाली बीमारियों से बचाने और टीकाकरण जैसी योजनाओं को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सरकार की पशुपालकों, किसानों और ग्रामीणों से अपील है कि वो जनगणना करने वाले कर्मियों को अपने पशुओं के बारे में सही और पूरी जानकारी दें। पशुपालक किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-1150-60 पर फोन कर सकते हैं। 21वीं जनगणना में भारत के 30 करोड़ से ज्यादा घरों को शामिल किया जा रहा है। इस जनगणना में खानाबदोश समुदाय और चरवाहों को भी शामिल किया जाएगा। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।